आज के पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम धनंजय महतो है और ये बोकारो से हैं। झारखंड में पड़ता है, सभी लोग जानते भी होंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे इनसे संबंधित, क्योंकि इस पॉडकास्ट पे एक इच्छा थी बहुत लोगों की, एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो वेदांत से संबंधित चीज़ों को बताए। मैं धनंजय महतो जी को कई सालों से जानता हूँ, लगभग 6-7 साल हो गए। वाराणसी में हम लोग मिले थे, गायत्री परिवार के मीटिंग के दौरान, युवा मंडल के दौरान। ये उस समय आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और पढ़ने में बहुत ही तेज थे, ब्रिलियंट थे। और जब ये हमारी संस्था में आते थे तो इनकी बुद्धिमत्ता का मैं क्या बताऊं। वहां पर बैठे सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट को और उनके प्रॉब्लम को चुटकियों में चट कर जाते थे, मतलब बता देते थे, सुलझा देते थे। तो मुझे विश्वास था कि अगर ये तैयारी करें आराम से आईआईटी निकाल सकते थे। बट मुझे कुछ साल बाद खबर आया कि ये कहीं चले गए हैं वेदांत की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए और उससे संबंधित जितने भी ग्रंथ होते हैं उनकी शिक्षाओं से जुड़ने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और अभी हम लोग चाहेंगे कि इनसे बात करें, इनसे वार्तालाप करें, पूछें कि ये जो चीज घटना घटी है, मतलब उस तरफ जो रुख किया है उन्होंने, परंपरा जो हमारी रही है, वेदांतिक परंपरा जो सनातन की परंपरा रही है, उससे जुड़ने का कैसे ये सौभाग्य मिला। तो धनंजय जी, मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने छोटे परिचय के साथ रूबरू हो जाएं इन ऑडियंस के साथ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम धनंजय महतो है। मैं झारखंड के बोकारो जिले से हूँ और मेरा जन्म जो मूलतः बिहार में हुआ है, उस समय झारखंड नहीं बना था और पिताजी वहाँ एक कॉलेज में कार्यरत थे। इसके बाद उनके रिटायरमेंट के पश्चात हम लोग बोकारो फिर से शिफ्ट हुए। मैंने शुरुआत के 12-13 वर्ष बिहार में बिताए। बीच में अपना गांव आना जाना होता था। उसके बाद 6ठी कक्षा से मैं बोकारो में नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया। वहां तक 10वीं से पढ़ने के पश्चात मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए फिर वाराणसी चला गया। वहां पर आईआईटी तैयारी करने के लिए कम से कम 1 वर्ष रहा। बीच में दूसरे संस्थान आदि से भी जुड़ाव रहा, परंतु बाद में मेरी इच्छा हुई कि आईआईटी संस्थान तो बस एक मेरे लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है, मैं उससे भी अच्छे प्लेटफॉर्म खोजने की कोशिश करूं जहां मतलब मेरा उद्देश्य है वो पहुंचा जा सकता है। तो मैंने बहुत जगह खोजबीन की, साथ में मुझे आर्य समाज आदि संस्था आदि और भी दूसरे अन्य संस्थाएं मुझे पता चली और अभी वर्तमान में मैं गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी नवंबर में मेरी आयु 24 वर्ष हो जाएगी। तो कितने वर्ष हुए आपको वेदांत से जुड़े हुए, गुरुकुल से जुड़े हुए? अभी लगभग 2 से 2.5 वर्ष हो चुके हैं जो गुरुकुल में अध्ययन करते हुए। उसके पहले तो जो खोजबीन थी वो लगभग मैंने 2 वर्ष खोजने में बिताए, जो 2019 से 2021 तक। तो यानी अभी वर्तमान क्या कहना यानी कि 21.5 साल में आपने गुरुकुल ज्वाइन किया और 20 साल और 19.5 साल की अवस्था में आपने इस चीज को खोजने पर समय लगाया। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक टीन एज से थोड़ी बड़ी अवस्था रही होगी जब आपके मन में विचार आया कि नहीं, मुझे अब इस और रुख करना है, तो आप यहाँ चले आए। तो मुझे थोड़ा बताइए कि जैसे आपने इंटरमीडिएट किया या फिर उसको छोड़ ही दिया? मैं 11वीं तक पूरी पढ़ाई कर चुका था, 12वीं मैंने शुरू कर ली थी, लेकिन मेरी इच्छा केवल डिग्री लेना या फिर कहीं आईआईटी आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में पढ़ाई करना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि बचपन से मैं किसी रिसर्च सेंटर में काम करूं। ठीक है, रिसर्च सेंटर में काम करूं। मेरी जो विशेष रुचि थी वो केमिस्ट्री में थी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। पॉल्यूशन आदि समस्याएं हैं जो ग्लोबल इश्यूज हैं, उस पर रिसर्च करूं, उससे जुड़े हुए चीजें जो मैं उस पर काम कर सकता हूं। उसके लिए मुझे अच्छा संस्थान आईआईटी उस समय पता चला, लेकिन वो मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं था कि मुझे आईआईटी संस्थान में ही पढ़ना है।
और भी दूसरे संस्थानों के बारे में भी पता चला, तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे 2-3 वर्ष लगे। फिर अभी वर्तमान गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने इंटरमीडिएट पूरी नहीं की, 12वीं पूरी नहीं की। 12वीं जब चल रही थी उसी दौरान मैं गुरुकुल की खोज में निकल पड़ा था। अच्छा, तो अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट था और उसी के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। फिर आपको लगा कि आईआईटी है जिसमें ये सब चीजें होती हैं, तो आप फिर आगे बढ़े। फिर आपको ये ज्ञान हुआ कि मुझे रिसर्च में ही आगे जाना है, तो फिर आप वहां पहुंचे जहां मूल हर समस्या का जड़ छिपा होता है जी। तो हमें जरा ये बताइए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से जो इंटरेस्ट था वो कैसे फिर एकाएक इस वेदांत और उपनिषद और इस गुरुकुल में कैसे हुआ? मेरी पहली रुचि केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में थी। तो आसपास की चीजों को मैं ऑब्जर्व करता था, देखता था कि प्रकृति में अभी विनाश लगभग मनुष्य कर रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज में ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ रहा है, साथ में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत तरह के पोल्यूशन के अलग अलग लेवल बढ़ रहे हैं। तो इसको सुधारने का क्या उपाय है? मनुष्य तो विज्ञान में, तकनीकी में उन्नति करते जा रहा है, लेकिन हमें उसका कुछ अनुकूल प्रभाव नहीं बल्कि उल्टा प्रतिकूल प्रभाव दिख रहा है। जितनी दवाइयां बढ़ रही हैं, साथ ही साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जितनी हम तकनीकियां बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही पोल्यूशन का जो स्तर है वो और बढ़ता जा रहा है। तो हमें कुछ सार्थक कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसको जो उसका कोर है, उसका जो जड़ में जाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए फिर मेरी रुचि हुई कि इसको और कैसे सूक्ष्म स्तर पर समझा जाए। तो फिर मुझे अलग अलग तरीके से इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पोल्यूशन आदि पर सर्च कर रहा था। तो न्यूज आर्टिकल में मुझे एक यज्ञ के बारे में पता चला कि पुराने समय में लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए यज्ञ किया करते थे। उसमें भी अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे, जिससे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग यज्ञ होते थे। दैनिक अग्निहोत्र अलग हुआ करते थे। किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भी अलग अलग यज्ञ हुआ करते थे। तो फिर यज्ञ क्या होता है, इसको क्या करने की विधि है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इस चीजों को मुझे जानने की रुचि हुई। तो फिर उसके बाद अग्निहोत्र आदि के विषय में मैंने अध्ययन करना शुरू किया। फिर मुझे एक पुस्तक मिली, सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। तो उसमें और विस्तार से जानने को मिला। और उनकी और एक पुस्तक थी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। फिर आर्य समाज एक संस्थान के बारे में पता चला कि जो इस पर यज्ञ आदि के विषय में उनकी मुख्य श्रद्धा है, ये उनके नित्य कर्म का एक अंग है। फिर उसके बाद गुरुकुल आदि का मतलब इच्छा हुई जानने की कि ये जो आर्य समाज के गुरुकुल आदि है वो क्या पढ़ाया जाता है, क्या उसमें क्रियाकर्म है, सब चीजों को जानने की रुचि हुई। लेकिन कभी गुरुकुल में पढ़ने की इच्छा नहीं थी मुझे। मैं बस चाहता था कि वो जो उसमें जो भी ज्ञान आदि है, नॉलेज है, उसको मैं सीखूं और उसमें सेल्फ स्टडी करूं। बाद में मुझे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पता चला जो अभी वर्तमान में बोले तो शायद उनसे बड़ा वैदिक साइंटिस्ट अभी कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो राजस्थान के जालौर जिले में है। उनका नाम है आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक। ठीक है, वो भी वहाँ के गुरुकुल के एक व्यक्ति ने उनका परिचय दिया था। तो मेरी इच्छा हुई कि यदि वो सबसे बड़ा वैदिक साइंटिस्ट है तो उनसे मिल करके उनसे उनके बारे में जानने का, उनको क्या चीज पर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज को जानने की रुचि हुई। तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए वर्ष 2021 में राजस्थान गया। वहाँ का वार्षिक उत्सव था। वहां पर जाकर के वो जो चीज पर रिसर्च कर रहे हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का एक इंटरप्रिटेशन है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो महर्षि ऐत्रेय महिदास ने लिखा था 7000 वर्ष पूर्व, वो उस पर अभी का वैज्ञानिक भाष्य कर रहे हैं, जो अभी तक 7000 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वैज्ञानिक भाष्य। तो उस पर वो कार्य कर रहे हैं और वो जितने भी उनके उसमें टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो सब चीजों को अभी के वर्तमान में देखे तो आने वाली जो 100 साल है उसमें जो विज्ञान तरक्की करेगा उसके लिए उन्होंने पूरी थ्योरी दे रखी है। तो जब इतने एडवांस लेवल पर वो काम कर रहे हैं तो उनका ज्ञान का स्रोत क्या है, वो किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन शैली क्या है, हर चीजों को जानने की इच्छा हुई। तो फिर उन्होंने व्यक्तिगत जब उनसे कुछ समय बात करने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने बताया कि इसके लिए पहले बेसिक गुरुकुल में पढ़ना पड़ेगा, समय बिताना होगा, जीवन शैली सीखनी पड़ेगी, उसके लिए
अपना मानसिक स्तर को और सात्विक करना पड़ेगा। संस्कृत का एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, साथ में जो अभी मॉडर्न साइंस है उसका भी एक सामान्य होना चाहिए जानकारी। इतना होने के बाद हम इस पर प्रवेश कर सकते हैं जो वैदिक साइंस है। तो क्योंकि सामान्य लोग यही समझते हैं कि हम 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, 10वीं तक पढ़ने के बाद जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, बस वो एक तरीके से अपनी रुचिकर विषय फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, उसमें भी और दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट है, वो अपनी पसंद के अनुसार चुन लेते हैं। लेकिन वो विज्ञान के विषय चुनने का उनका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य बस जॉब तक ही सीमित रहता है कि हमें कोई कंपनी में जॉब करना है। यदि ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर भी उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम किसी बड़े पद पर जाकर के अधिक से अधिक पैसा कमाए। ठीक है, अभी तक मैंने जितने मेरे बहुत सारे मित्र अभी भी हैं जो आईआईटी में और भी दूसरे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जो जॉब करने की जो इच्छा है या फिर उद्देश्य है, वो अभी तक जॉब तक ही सीमित है। उन्हें उससे ज्यादा कुछ मुझे सार्थक दिखाई नहीं देता। तो मेरी इच्छा थी कि जॉब तो करना ही है, लोगों का ये जरूरी है, उनकी जीविका के लिए जरूरी है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है पहले विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु था तो केवल वो नौकरी करने के लिए तो विश्व गुरु नहीं बना था। हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, जो मनुष्य है वो दूसरे जीवों से भिन्न है। और मनुष्य क्यों है? संस्कृत में एक श्लोक हम लोग ऐसे ही वार्ता में या फिर भ्रमण में ऐसा गीत गाया करते थे कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम पशु भिन्नाराना, कि जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये तो सारे पशुओं में गुण होते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो उनसे उत्तम इसलिए है क्योंकि वो चिंतन और मनन कर सकता है। और जब तक ये चिंतन और मनन करता रहेगा तभी तक वो मनुष्य है। यदि वो नहीं है तो बस शरीर से मनुष्य है, बुद्धि से या फिर चेतना से मनुष्य नहीं है। तो ये चीज मुझे मतलब बहुत अंदर से ट्रिगर किया कि यदि हम मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, मैं अभी तक उतना सक्षम नहीं हो पाया हूँ कि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तक की योग्यता तक पहुंच पाऊं, लेकिन उस राह पर यदि हम चलने का प्रयास करें तो बहुत कुछ सीखने को मिले। और अभी मैं उसमें अध्ययन कर रहा हूँ, धीरे धीरे और कुछ जो सीखने को मिलेगा साझा करूंगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो नैस्टिक जी जिनका आपने नाम बताया अभी, जो राजस्थान के हैं, उनको महान साइंटिस्ट लोग मानते हैं अभी भी, और हालांकि मीडिया उनको उतना ख्याति नहीं दे पाया होगा, नहीं तो सभी लोग जान रहे होते उनको, और वो एक प्रेरणा बने। मेरे हिसाब से लगता है वो आपके लिए प्रेरणा बने कि गुरुकुल में जाकर कुछ अध्ययन करें। क्या मैं सही? उन्होंने आज्ञा दिया कि एक बार गुरुकुल में रह करके वहाँ की जो बेसिक स्टडी है उसको सीखे, वहाँ की जीवन शैली को अपने यदि अपनाएंगे तो आपका जो बुद्धि का असर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाएगा, आप चेतना के स्तर पर बढ़ने के लिए अग्रसर होंगे। फिर वो जो चीजें जो सामान्य व्यक्ति एक किसी गुण विषय को नहीं सीख पाता है, समझ पाता है, उसके लिए आपकी बुद्धि तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार पुनः उनका पूर्ण नाम बता दे, कहाँ रहते हैं और किस विषय में शोध करते हैं, एक बार उनको फिर से पता चल जाएगा। आचार्य जी का नाम है आचार्य अग्निव्रत नैस्टिक। ठीक है, वो जालौर जिले में भीनमाल, उनका संस्थान का नाम है वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास, जो कि भीनमाल भागल भीम जो स्थान का नाम है। और वो अभी कॉस्मोलॉजिकल टर्म्स जितने में थियोरेटिकल फिजिक्स है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर साइंस के विद्यार्थी थे, आप पहले से भी साहित्य का अध्ययन करते थे। जब आप गुरुकुल में गए तो आपने मतलब किन किन चुनौतियों का वहां सामना किया, जरा इसके बारे में बताइए। चुनौतियां तो नहीं, लेकिन मेरे लिए जो चीज नया था, एक तो वहाँ की दिनचर्या थी। वैसे तो दिनचर्या में रहना वहाँ मैंने विद्यालय में भी सीखा था, वहां पर भी सुबह से लेकर के रात तक का जो समय था सब चीज निर्धारित हुआ करता था। लेकिन गुरुकुल में उसके लिए उससे और थोड़ा एडवांस था। 4 बजे उठना एकदम निर्धारित था, क्योंकि जो बच्चे 4 बजे नहीं उठते थे उन्हें सुबह का नाश्ता नहीं मिलता था। तो जो छोटे बच्चे थे उनके लिए बाध्य हुआ करता था। शुरुआत में दिनचर्या में थोड़ी असहज हुआ, क्योंकि आदत नहीं थी। फिर धीरे धीरे रहते रहते 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो आदत हो गई। फिर मुझे तो गुरुकुल की दिनचर्या ही अच्छी लगने लगी। चाहे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, मुझे गुरुकुल की दिनचर्या ही सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें पूरा जो मेरा शरीर है वो निर्धारित हो गया था कि मुझे कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब घूमना है, कब पढ़ाई करनी है। शरीर उसके लिए तैयार था और किसी तरह का कोई बाधा नहीं थी।
और उसके साथ साथ फिर था शुरुआत में मुझे संस्कृत का जो उच्चारण आदि है वो सीखने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं बचपन से कभी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं संस्कृत में पढ़ाई करूं। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, वहां भी तीसरी भाषा के रूप में मुझे बंगला सीखने का अवसर मिला, वहां संस्कृत नहीं थी। तो संस्कृत मेरे नया विषय था। 1-2 महीने के अभ्यास के बाद फिर हुआ कि जो वहाँ के वर्णोच्चारण शिक्षा हुआ करती थी, मंत्रों का उच्चारण था, जो हम लोग साइंस में, जैसे हम लोग साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान बोलते हैं, जबकि उसका सही उच्चारण है विज्ञान। जो जिसे हम ज्ञ बोल रहे हैं वो असल में ज और य का संयोजन है। ठीक है, तो वर्णोच्चारण शिक्षा के बाद मुझे ये चीज पता चला कि हम लोग बहुत सारी चीजें जो उच्चारण करते हैं वो क्या क्या अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए फिर जैसे कि 3 तरह के श हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, उसका सही उच्चारण कैसे हो। और जो क्षत्रिय बोलते हैं, जबकि क्षत्रिय में क और मूर्धन्य स का वो संयोजन है, उसको सही उच्चारण कैसे करें, ज्या का सही उच्चारण कैसे करें। और भी ऐसे ऐसे संयुक्त अक्षर हैं जिसका हम सही उच्चारण सामान्य तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन वर्णोच्चारण शिक्षा के पश्चात अभ्यास से उसको किया जा सकता है। वो चीज सीखने को मिला। और जी, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि एनवायरमेंटल साइंस पर जब आप रिसर्च कर रहे थे, सोच रहे थे, तो आपको एक लेख मिला, तब आपने एक शब्द प्रयोग किया था, यज्ञ। जी, तो जैसे हम लोग बेसिकली यज्ञ यज्ञ बोलते रहते हैं, तो शायद आप उसी भाषा को यज्ञ बोल रहे हैं। जी, क्योंकि वो यज्ञ नहीं है, वो यज्ञ है। ज और य का संयोजन है, तो जो जिस अक्षर से बना हुआ है उसका वैसा ही उच्चारण करना चाहिए। तो जैसे जो कई जो संस्थान होते हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि जब यज्ञाहुति जब होता है, यज्ञाहुति की यज्ञाहुति बोलते होंगे ना, यज्ञाहुति। अच्छा, ठीक। तो यज्ञ से ही यजमान बना है, यजमान। जी जी। तो ये कह रहा था कि अभी आपको 2.5 साल हो गए गुरुकुल पढ़ाई करते हुए जी। तो अभी तक आपको क्या बदलाव हुआ है, मतलब आपके अंदर क्या बदलाव हुए हैं और आपने क्या विशेष वहां से सीखा है अभी तक जो गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यदि थोड़ा और 2-4 साल पहले या फिर बचपन से यदि सीखता, तो अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी तक जितना मुझे सीख सकता था उससे हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से सौभाग्य नहीं मिला, या फिर परिवार में वैसे लोग रुचिकर नहीं थे जो उस चीज के लिए प्रेरित करते, या वैसा परिवेश नहीं मिला। बाद में जब खोजते मैंने अकेले ही करना पड़ा सब चीज। वहां पहुंचने के बाद ये चीजें हुआ कि दिनचर्या का सही महत्व पता चला कि जो व्यक्ति जैसी दिनचर्या रखता है वो वैसा ही बनता जाता है धीरे धीरे। उसके साथ साथ अपना खान पान को सुधार करने का मैं धीरे धीरे अल्पाहारी बनता गया। ठीक है, अल्पाहारी बनने से क्या हुआ कि शरीर में जो थोड़ी तामसिकता आदि थी वो कम होती गई। ठीक है, अभी इससे एक लाभ और हुआ जो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि वर्ष 2015 के बाद मैंने आज तक 1 रुपए की भी दवाई नहीं खाई है। तो ये शरीर का मतलब जो विकास हुआ वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी रोग व्याधि आदि से दूर रहा। साथ साथ में जब वहां पर योग प्राणायाम आदि जब सिखाया जाता था तो एक तरीके से शरीर में स्टेमिना बढ़ता गया हर काम। उसके साथ साथ वहां पर मार्शल आर्ट्स आदि भी सिखाए जाते हैं, कलरी पैटू आदि। तो उसके चलते एक मतलब हर चीज को लेकर के फोकस रहना, ये चीज सिखाई जाती थी। और अपना शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ खान पान में सुधार हुआ। उसके साथ साथ जो भी चीज पढ़ाई कर रहे हैं उसमें फोकस करना, अपने कोई भी काम है उसके प्रति दृढ़ निश्चय आदि, ये सब चीजें मतलब समय के साथ साथ बढ़ता गया। तो अब जब वो सारी चीजें बेसिक चीजें जब आपके जीवन में आ गई हैं तो हर वो काम जो जिसको आप लग रहा है कठिन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके वहां से रहने से जो आपकी दिनचर्या में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वो ये है कि आपके जीवन से लगभग अधिकतम रोग हट गए हैं, आप स्वस्थ होने लगे हैं और आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां बहुत हद तक कम हो गई हैं। आप अब अपने अंदर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मतलब ये सब चीजें अब हो गई। और अगर बात करें तो अभी आप फिलहाल में कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मतलब अभी कितने ग्रंथ पढ़ चुके हैं और अभी क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान में तो वहां पर मुख्य जो विषय थे वो व्याकरण के थे और साथ में जो कलारी पैटू मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस हुआ करता था, मैं उसी कार्य के लिए केरल गया था। और साथ में वहाँ जो पुस्तकालय आदि थे स्वाध्याय भी कर सकते थे, तो स्वाध्याय के लिए योग दर्शन
अभी चल रहा है। योग दर्शन के साथ साथ एकादश उपनिषद, 11 उपनिषद, ठीक है। और भी आयुर्वेद संबंधी पुस्तकें हैं, स्वाध्याय के रूप में, और भी दूसरे महापुरुषों की जीवनी आदि भी पढ़ा करते थे। साथ में जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस जो आचार्य अग्निवत नैष्टिक जी की पुस्तक है वेद विज्ञान आलोक, उसका भी स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे बेसिक साइंस के टर्म्स वगैरह के लिए मॉडर्न साइंस का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से अभी दर्शन शास्त्र है, कलरी पैटू है, व्याकरण है और वैदिक साइंस है। तो मुख्य से 3 से 4 विषय अभी स्वाध्याय के रूप में चल रहे हैं। तो आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है, क्या इसी से संबंधित है? लक्ष्य तो व्यक्ति वर्तमान में अपनी सुविधा के अनुसार बना लेता है। पैसे के हिसाब से अलग लक्ष्य होते हैं, अपने यश प्राप्ति के लिए अलग लक्ष्य होते हैं। परंतु यदि शास्त्रों को देखा जाए या फिर प्राचीन काल से जो विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य मात्र का एक परम लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति। तो ऐसे तो सभी मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है, भले वो जानते हो या न जानते हो, लेकिन उनका लक्ष्य यही है, ईश्वर प्राप्ति। परंतु भटकावश या फिर अज्ञानतावश हम अभी जो सांसारिक लक्ष्य उसको बना के रखते हैं। फिर भी लोगों को बहुमुखी, मैं अपने आप को बहुमुखी बनाना चाहता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही विषय तक सीमित रहें, इससे क्या होगा कि हम एकांगी हो जाएंगे। ठीक है, जो कहते हैं ऑलराउंडर बनना। ठीक है, तो ऑलराउंडर बनने से क्या होता है कि हर विषयों को अच्छे से समझने में आपको आसानी होगी। जो दार्शनिक होते हैं, जो योगी होते हैं, वैदिक स्कॉलर होते हैं, वो एक तरीके से एकांगी नहीं होते हैं, सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हर एक डायमेंशन से। और जब हर एक डायमेंशन से आप समझने का प्रयास करेंगे, तो जैसे एक डॉक्टर का काम है वो इंजीनियर आज नहीं समझ सकता, एक इंजीनियर का काम है वो एक नॉर्मल मैकेनिक वगैरह नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एकांगी है, वो अपने काम से बाहर किसी चीज को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो हमें एकांगी नहीं होना, एक विषय में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ में सभी विषयों का भी ज्ञान हमें होना जरूरी है, तभी हम सभी डायमेंशन। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अपने मानसिक चेतना को बढ़ाते जाते हैं, जितने बड़े योगी होते जाते हैं, उनका डायमेंशन उतना ही बढ़ते जाता है। जैसे हम अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं, सामने एक पेड़ को देख रहे हैं, तो एकांगी व्यक्ति सामने से एक पेड़ को देख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति योगी होगा वो उस पेड़ को अनेक डायमेंशन से देख सकता है। वो जड़ की दिशा से भी देख सकता है कि वो पेड़ कैसा दिख रहा है, वो पेड़ के ऊपर से भी देख सकता है कि वो पेड़ ऊपर से कैसा दिखता है, दाईं ओर से बाईं ओर से, आगे सभी दिशाओं से देख सकता है बैठे बैठे, क्योंकि उसका डायमेंशन इतना बड़ा हो चुका है। तो ये चीजें अंतर होता है एक सामान्य व्यक्ति में और जो एक योगी होते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को थोड़ा और परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप की जो जीवन शैली है उसको और थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ता है। कठोर क्या मतलब, एक तरीके से कहें तो जो भी चीजें उसके अनावश्यक है उन चीजों को छोड़ना पड़ता है एक तरीके से। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, हर वो चीज जो कठिन से कठिन है फिर वो सरल लगने लगती है। सब मिलाकर आप ये बोल रहे हैं कि 1 मैन आर्मी बनने का एक प्रशिक्षण चल रहा है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। 1 मैन आर्मी का मतलब हमें किसी 2-3 चीजों में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन हम बेसिकली लगभग सभी चीजों को कर सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया धावक है, लेकिन जब वो डूबने लगता है तो वो पता चला कि तैर कर अपनी जान बचा भी लेगा, औरों की भी बचा लेगा। वैसे ही अगर किसी को दौड़ना अच्छा आता है तो पता चला किसी दिन आवश्यकता पड़ी तो पहाड़ से कूदकर पैराग्लाइडिंग और भी कुछ चीजें कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमें जानना चाहिए। और तो जैसे आपका नाम है धनंजय महतो और आपने अभी अपना नाम बदला है। आपने बताया कि आपका नाम आप लिखते भी हैं धनंजय वेदाचारी, तो टाइटल बदलने से क्या आशय है आपका? ये तो मतलब मेरे पिताजी ने ये नाम दिया था वेदाचारी, और वो एक तरीके से तंज के रूप में प्रयोग करते थे। अच्छा, कि तुम वैदिक स्टडी कर रहे हो, तुम्हें क्या बहुत बड़ा वेदाचारी बनना है। ठीक है, तो वो उन बातों को, चुनौतियों को मैंने स्वीकार कर लिया कि मुझे वेदाचारी ही बनना है, यानी कि अपना आचरण वेदों के अनुरूप करना है। ठीक है, वेदों ने मनुष्यों के लिए जो आचार व्यवहार बनाया है या फिर निर्देश किए हैं, मुझे वैसा व्यवहार बनाना है। अभी बन नहीं पाया है पूर्णतः,
परंतु मैं यदि सतत प्रयास करता रहूं तो वहां तक पहुंच सकता हूं। तो मैंने उसको अपने लिए एक चुनौती माना है कि मुझे वेदाचारी बन के दिखाना है जीवन में। तो पिताजी आपका शुरू में विरोध करते थे कि तुम उस दिशा में मत जाओ, तुम इसी दिशा में रहो, और अब उनका क्या मतलब है, अब वो क्या चाहते हैं? नहीं, पिताजी तो ये विरोध नहीं था, बस वो समझते थे कि यदि इस क्षेत्र में रहा तो शायद जो जॉब है, नौकरी है, पैसा है, ये सब चीजें उससे उतना नहीं मिलेगी। ठीक है, बस इस कारण से उन्हें ये नहीं था कि मतलब एक गलत कार्य कर रहा है, उनको पता था कि ये कुछ अच्छा पढ़ाई ही कर रहा है, लेकिन मतलब इसमें आर्थिक उपार्जन उतना नहीं है, शायद इस कारण से वो इससे पूर्णतः सम्मत नहीं होंगे। परंतु बाद में तो स्वीकृति दे दी उन्होंने कि तुम्हें जो पढ़ाई करना है वो अच्छे से पढ़ाई करो, और बस ये है कि पढ़ाई करने के साथ इसमें एक्सपर्ट बनो। जब अच्छे से अपने विषय में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर शायद कोई भी व्यक्ति है उतना फिर विरोध नहीं करता है। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, गुरुकुल में रहने का, खाने का क्या सिस्टम है? क्या उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क पढ़ाई होती है या फिर अपने से कुछ देना भी पड़ता है? नहीं, बहुत सारे गुरुकुलों में ऐसा है कि मुख्यतः तो निःशुल्क ही होते हैं, क्योंकि गुरुकुल में ये नियम है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों निःशुल्क होते हैं। परंतु कहीं कहीं गुरुकुलों का ऐसे व्यवस्था है जहाँ पर पूर्णतः सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो वहाँ के स्थानीय विद्यार्थी जो होते हैं, वहाँ कर उनके माँ बाप जो होते हैं वो गुरुकुल को दान देते हैं, पैसे देते हैं। वो फीस नहीं होता है, एक तरीके से दान दक्षिणा ही हो गई। ठीक है, और अभी वर्तमान में भारत सरकार ने आर्टिकल 30 के तहत गुरुकुलों को फंड देने का ऐसा कोई विधान नहीं किया है, इसलिए अभी जितने भी गुरुकुल आदि चल रहे हैं एक तरीके से दान दक्षिणा के जो दानवीर लोग हैं उन्हीं के कारण चल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसके लिए कोई प्रावधान हो कि उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, स्कूलों को फंड मिले, या फिर उसमें और भी मतलब बाहरी चीजों में बस उन्नति करने की आवश्यकता है। बाकी तो अध्ययन आदि है वो तो जो परंपरा से वो चल ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि लोग इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गुरुकुल में जाएंगे तो उनकी भी इच्छा है, उनके माँ बाप की भी इच्छा है कि हमारा बच्चा सदाचारी बने, बाकी विद्यार्थियों की तरह बस ऐसे उटपटांग काम या फिर केवल दुराचार आदि में न फंसे, उनकी भी इच्छा है। परंतु इस कारण से नहीं भेज पाते कि वहां जाएंगे तो हमारा बच्चा एक तरीके से मुख्य धारा से कट जाएगा, समाज में जॉब नौकरी नहीं कर पाएगा, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक गुरुकुल का विद्यार्थी शायद उसे वंचित रह जाएगा, ऐसी उनकी मान्यता है। अब ये चीजें जब गुरुकुलों को फंड मिलेगा या फिर उसके पढ़ने पढ़ाने वहाँ के उसकी जो पूरी व्यवस्था है उसको संभालने के लिए कोई चीज मिलती है फंड, तो ये सब चीजें शायद उनकी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। आने वाले समय में हमको लगता है कि शायद उसके लिए कुछ अच्छा मिलेगा मार्गदर्शन आदि लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप तो जो काम कर रहे हो कर ही रहे हैं, और आपने वहां से बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर भी ली है। जैसे कोई व्यक्ति है जो समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहा हो, क्या उनके लिए भी कुछ सुविधा है कि वो यहीं से कुछ वेदांत के शिक्षाओं से जुड़ सकें? गुरुकुलों में भी अलग अलग जगह गुरुकुलों में अलग अलग चीजें की प्रशिक्षण हो रही है। जैसे आचार्य अग्निहोत्र जी का जहाँ वहाँ पर उनका जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर मुख्य रूप से विज्ञान के विद्यार्थी जाते हैं, और उनके लिए यदि आप समझने के लिए केवल जा रहे हैं कि क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं या वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो इंट्रो के लिए तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, साइंस आदि का विद्यार्थी। बाकी यदि सीखना ही है प्रॉपर 4-5 साल रह करके पढ़ाई करना, उसके लिए तो वो कहेंगे कि आप पहले संस्कृत का एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ में आपका मॉडर्न साइंस का भी एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कम से कम 12th क्लास तक का। अच्छा, वो सब होने के पश्चात ही आप उसको सीखने में सफल हो पाएंगे। और यदि वेदांत आदि का प्रशिक्षण आदि लेना हो तो एक रोजर में गुरुकुल है जो दर्शन योग धाम के नाम से, वहां जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। वहां पर मुख्यतः मतलब दर्शन आदि से संबंधित चीजें सिखाई जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है। उसके अलावा जो केरल में है वहां पर तो मुख्य रूप से व्याकरण का हो गया, कर्मकांड आदि हो गए, और उसके साथ साथ मार्शल आर्ट का होता है प्रैक्टिस। तो यदि मार्शल आर्ट आदि के लिए प्रशिक्षण लेना तो आप केरल में जा सकते हैं।
उसके साथ साथ व्याकरण के लिए मुख्यतः व्याकरण ही अध्ययन करना है तो भारत का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण का गुरुकुल है वो आपका रेवली सोनीपत जिले में है, हरियाणा में। आप वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग विशेषताएं हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, हम लोगों ने जो भी चीजें सोचा था कि यहाँ पर आकर के डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, उसके बारे में मुख्यतः चर्चा तो हो ही गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक संदेश दे दीजिए जो नवयुवा हैं, जो अभी तरुणाई की अवस्थाओं को पार करने वाले हैं, उनको जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए और उनको क्या क्या और भी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे तो चर्चा करने के लिए, हमको समझाने के लिए बहुत सारे विषय है, लेकिन छोटे शब्दों में कहें तो आप पहले जो 10वीं 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अभी करने के लिए बहुत सारे कार्य है। 10वीं से निकलने के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग जॉब करने के लिए निकल जाते हैं। 12वीं से पढ़ने के बाद भी अलग अलग जॉब सामान्य है, डी ग्रुप का, ए ग्रुप का, कहीं डिफेंस फील्ड में जाते हैं या फिर कहीं दूसरी कंपनी आदि में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीजें आपकी जीविका के लिए अच्छी है, लेकिन हम कब मनुष्य बनना बंद हो जाते हैं? जब हम अपनी बुद्धि या चेतना का द्वार जो है बंद कर देते हैं। हमने जब सीखना बंद कर दिया उसके बाद से मनुष्य नहीं रह पाते। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, आप कितनी भी बड़े बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो फिर आप वो मनुष्य नहीं रह पाएंगे। आपने बस अपने पैसे से प्यार कर लिया या फिर आपने उस पदवी से प्यार कर ली या आपने जो अपना जो फेम नेम बना कर रखा था बस वहीं तक सीमित रह गए। तो हम किसी भी पद पर पहुंच जाए, आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब तक मनुष्य के अंदर क्यूरियोसिटी है तब तक वो मनुष्य मतलब बना रहेगा। यदि क्यूरियोसिटी उसने छोड़ दी तो एक तरीके से मतलब वो चेतन ही जड़ बन के रह जाएगा। इसलिए क्यूरियोसिटी सबसे अधिक जरूरी है। और किसी भी चीज में आप चाहे एक सामान्य यदि एक मजदूर भी है, यदि वो मजदूरी में भी अपना क्यूरियोसिटी लगाएगा तो वो ये तय करेगा कि मैं कैसे शक्ति का कम से कम खर्च करके हमको मजदूरी सरल बना सकता हूँ। यदि एक साइंटिस्ट लगाएगा तो ये सोचेगा कि कैसे मैं अपना समय कम से कम लगा करके जो चीज पर शोध करना चाह रहा हूँ उसको जल्द से जल्द पूरा करूँ। यदि एक दौड़ने वाला अपने रनिंग पर फोकस करके क्यूरियोसिटी लगाएगा तो ये सोचेगा कि कैसे मैं अपना बॉडी का एनर्जी कम से कम खर्च करके अपना जो कम समय में दूरी कैसे तय करूँ। तो क्यूरियोसिटी हमेशा जरूरी है, और जब तक क्यूरियोसिटी है तभी तक हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी तक हम मनुष्य हैं। तो चाहे किसी भी आयु के व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आज जो जितना चर्चा हम लोग किए हैं ये आज के लिए पर्याप्त है, और जब आप और भी अध्ययन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे भविष्य में, जब भी आवश्यकता पड़ेगी कि कुछ नया चीज आपको हस्तगत हुआ है तो हम लोग यहाँ पुनः आ जाएंगे और जनता को सारे ज्ञान शेयर करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पर आए। हम सदैव आपका आभारी रहेंगे और जनता कुछ न कुछ इससे जरूर सीखेगी। धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।